हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम नॉलेज। साथियों, आज की इस क्लास में हम जीएस का सेकंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। हम पहला प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए लोअर पीसीएस और असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट के प्रश्नों को शामिल किया है। तो इस तरह से हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रीवियस ईयर में कराए गए जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी 12 को इंगित करता है। तो यानी कि विटामिन बी 12 का आपको रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन ए थायमिन, बी पायरोडॉक्सिन, सी कोवालामिन या डी नियासिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोवालामिन। तो कोवालामिन विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। तो इसको देख लेते हैं। थायमिन विटामिन बी 1 का है, पायरोडॉक्सिन विटामिन बी 6 का है, कोवालामिन आप देखेंगे विटामिन बी 12 का है और नियासिन विटामिन बी 3 का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक जिसको बोलते हैं दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी संक्रमण कम करने के लिए, सी दर्द को कम करने के लिए या फिर ऑप्शन डी बुखार कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुखार कम करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्वरनाशक यानी कि ज्वर का अर्थ होता है बुखार, तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए लाइकेन, बी फंगी यानी कि कवक, सी एल्गी यानी शैवाल या फिर डी बैक्टीरिया से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कवक। तो जो पेनिसिलिन है इसको कवक से प्राप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, पेनिसिलिन जीवाणु रोधी दवाओं का एक ऐसा समूह है जो जीवाणुओं की एक निस्तृत श्रृंखला पर हमला करता है, यानी कि जीवाणुओं को आगे बढ़ने से रोकता है और इसकी चेन को तोड़ता है। इससे पेनिसिलियम आप देखेंगे कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन बैक्टीरिया की कोशिका व्यक्ति में हस्तक्षेप करने का काम करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। तो ये आपको याद रखना है, खोज भी पूछ लेता है किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। तो यानी कि जो हड्डियों और दांतों में जो कैल्शियम होता है वो टोटल बॉडी का कितना परसेंट होता है। ऑप्शन ए 99%, बी 90%, सी 94% या डी 85%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 99%। तो इसका देखते हैं। तो आप देखेंगे कि शरीर के कैल्शियम का लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, जबकि 1% जो होता है वो कैल्शियम किसमें होता है, वो रक्त मांसपेशियों और जो आपके टिश्यूज यानी कि ऊतक होते हैं उसमें संग्रहित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो जीका वायरस है यानी कि जिसको बोलते हैं जीका वायरस यानी कि जीका विषाणु मनुष्य में इसके माध्यम से प्रेषित होता है, यानी कि ये मनुष्यों में किसके माध्यम से जाता है। ए मच्छर, बी बकरी, सी बत्तख या ऑप्शन 4 चमगादड़। तो आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है 1 2 3 और 4 यानी कि सभी, और बी है 1 या 4 या सी 1 या 3 और ऑप्शन डी है ओनली 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ओनली 1। तो जो जीका वायरस है ये मनुष्यों में मच्छर से फैलता है। तो देखते हैं। तो आप देखेंगे जो जीका वायरस यानी जीका विषाणु मनुष्यों में मच्छरों के माध्यम से प्रेषित होता है। यह विषाणु मुख्य रूप से संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छर जिसको बोलते हैं एई इजिप्टी और एई अल्बोपिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, एस्चेरिचिया कोलाई ये जीवाणु है। जीवाणु मुख्य रूप में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ये किससे पाया जाता है। इनमें से कोई नहीं, बी मानव आंत में या सी फलीदार पौधों के रूप में नोड्यूल यानी कि जिनमें गांठ होती है उसमें या फिर टेरिफाइट्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव आंत में। तो जो एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु है ये मानव आंत में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद क्या बनता है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ग्लूकोज या डी क्लोरोफिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ग्लूकोज जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो देखेंगे
प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण इनकी उपस्थिति में होता है, किसके? जल, प्रकाश और पर्णहरित। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये और देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन, ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन में से किसकी कमी के कारण होता है? यानी कि मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए साल्ट, नमक, बी हार्मोन्स की, सी विटामिन की या डी वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाटर, यानी कि पानी की कमी के कारण मनुष्यों में डिहाइड्रेशन उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? तो जो डबल फोर्टिफाइड नमक है इसमें कौन से दो खनिज मिलते हैं? तो ऑप्शन है ए आयरन और मैग्नीशियम, बी आयोडीन और कैल्शियम, सी आयरन और आयोडीन या फिर डी आयरन और कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आयरन और आयोडीन। तो इस नमक में आयरन और आयोडीन दो खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट यानी कि जिसको DFS कहा जाता है, एक नया खाद्य उत्पाद है जिसे भारत सरकार कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसमें आयरन और आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट तरासे डायमंड में रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो जो डायमंड होता है उसमें रंग किसके कारण होता है? ए निश्चित समतल परतों का अस्तित्व, बी अपवर्तन के सूचकांक में भिन्नता या सी अशुद्धियों की उपस्थिति में या फिर हीरे की पारदर्शिता में भिन्नता होती है इस वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण उसमें रंग उत्पन्न होता है। तो देखते हैं। शुद्ध हीरे को दृश्य प्रकाश संचारित करना चाहिए और एक स्पष्ट रंगहीन क्रिस्टल के रूप में दिखाई देना चाहिए, यानी कि साफ दिखाई देना चाहिए, रंगहीन, जिसमें कोई भी रंग ना हो। लेकिन हीरे में रंग जाली दोष और अशुद्धियों से उत्पन्न होता है, यानी कि जो उसमें अशुद्धियां होती हैं उसके कारण उसमें हीरे में कलर उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते वो वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे के साथ फॉर्टिफाइड किया गया हो, यानी कि ये सोया दूध है जो ये गाय की तरह होता है। कब होता है? जब उसमें ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, या फिर विटामिन के और विटामिन ई हो, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए, या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए। इसको देखते हैं। शाकाहारी लोग जो गाय के दूध का उपयोग नहीं करते हैं वो सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ फॉर्टिफाइड किया गया हो। तो इसमें भी जो सेम वही मात्रा में प्रोटीन और आपका जो कैल्शियम, विटामिन होता है जो कि गाय के दूध में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किया गया था। तो यानी कि ये खाद्य जो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1954, सी 1945 या डी 1968। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954 में। तो ये 1954 में इस एक्ट को अधिनियमित किया गया था। तो देखते हैं। तो देखेंगे आप कि 1954 में अपमिश्रण निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया और यह लागू हुआ 1 जून 1955 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रोगी को रेडियोलॉजिकल यानी कि विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने के निर्देश दिए जाते हैं? ए बेरियम सल्फेट,
बी सोडियम क्लोराइड, सी स्ट्रोंशियम फॉस्फेट या डी जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरियम सल्फेट। तो इसको बेरियम सल्फेट का घोल पीने के निर्देश दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो किस गैस की वजह से कोयले की खानों में विस्फोट होता है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड या डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। तो कोयले की खानों में मीथेन गैस के कारण विस्फोट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप देखेंगे मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक ज्वलनशील और अत्यधिक विस्फोटक हानिकारक गैस है। यह प्राकृतिक रूप से कोयले की परतों और सेल निक्षेपों में होता है। यह गैस मुख्यतः कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कौन सी है, मीथेन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग कितना होता है। ए 120 दिन, बी 110 दिन, सी 100 दिन या डी 130 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 120 दिन। तो आरबीसी जिसका जीवन काल होता है 120 दिन। अगला देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पे याद रखना अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यकृत और प्लीहा में। तो इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसलिए प्लीहा और यकृत को आरबीसी का कब्रगृह कहा जाता है। यानी कि कब्रगृह के आरबीसी का कब्रगृह किसको कहा जाता है, प्लीहा और यकृत को। तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर पैनक्रियास को, अग्नाशय, सी पीनियल ग्रंथि या फिर डी थाइमस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए मेरठ, बी कानपुर, सी आगरा या ऑप्शन डी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। तो बुलंद दरवाजा जो है अकबर द्वारा बनवाया गया कहाँ स्थित है, आगरा में। तो इसको देखेंगे आप कि इसका निर्माण कब हुआ, 1602 में, और कब करवाया गया, जो अकबर ने गुजरात विजय के स्मृति में इसका निर्माण कराया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये हो गया आपका किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है। ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु नानक देव। तो जो गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है सिखों में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। तो हरियाणा राज्य से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए धमाल, बी होरिया, सी झूमर या डी जवारा। जवारा तो ये कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी कि जवारा हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी की ये जो धमाल, होरिया और झूमर है ये हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं, जबकि झमारा जो है जवारा सॉरी ये जवारा जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ए इलाहाबाद बैंक, बी पंजाब बैंक, सी यूको बैंक या डी फेडरल लिमिटेड बैंक यानी कि फेडरल बैंक लिमिटेड। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी फेडरल लिमिटेड बैंक है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है। ये कैसा बैंक है, तो ये निजी क्षेत्र का बैंक है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जबकि फेडरल बैंक लिमिटेड ये निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है। तो ये कैसा निजी क्षेत्र का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 2015 में भारतीय
सॉरी 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कोऑपरेटिव कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए उनमें से कौन सी योजना शुरू की गई? यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए, उद्यमों के लिए 10 लाख तक का ऋण देने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी मेक इन इंडिया, सी उज्ज्वला भारत योजना या डी अटल पेंशन योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करना है, यानी कि लोन देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? यानी कि जो एनएसपी है, तो ये किस आयोग के सिफारिश पर लागू हुई? ए किसान कल्याण आयोग, बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग या सी कृषि वृद्धि आयोग या डी कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। तो इसमें देखेंगे आप, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे एमएल दंतेवाला। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजयपाल शर्मा है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और भाई एमएसपी जो थी 23 फसलों पर जारी किया जाता था। वर्तमान में कितनी फसलों पे है ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो ये कब की थी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत? 2019 में। ऑप्शन ए जुलाई, बी सितंबर, सी अक्टूबर या डी अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त। तो इसके आप देखेंगे फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त के अवसर पर साल 2019 में नई दिल्ली से शुरू की गई। और कहां से? इंदिरा गांधी स्टेडियम से। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ए मैडम क्यूरी, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा या डी चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? ए 2004, बी 2008, सी 2014 या डी 2016। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2008। तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो इसको आप देखेंगे। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। हरिद्वार में अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये देवप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी की जब इनका संगम होता है उसके बाद में ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। भारत सरकार ने 5 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। इस प्राचीन नदी को प्रदूषण और अन्य समस्याओं से मुक्त करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त गंगा नदी घाटी प्राधिकरण गठित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो पालघाट दर्रा कौन दो राज्यों को जोड़ता है? महाराष्ट्र और गोवा, केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश या कर्नाटक और केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु। तो देखते हैं। पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो ये लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है और केरल और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच में ये दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। तो ये कौन से दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा या डी धौलावीरा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का प्रस्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण के मध्य स्थित खंडीर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, तो ये 3 भागों में विभाजित था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो कब की? ए 1757, बी 1765, सी 1773 या डी 1792। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1773। उसको देख लेते हैं। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके माध्यम से 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। तो इसमें 3 न्यायाधीश थे, और इसमें देखेंगे आप जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अन्य थे वो थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। तो ये इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो साथियों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी